वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ दिस लेक्चर। आज के लेक्चर के अंदर जो हमारा रिमेनिंग पार्ट रह गया था इस लेक्चर का उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट पोजीशंस को और कुछ डिस्निया की ग्रेडिंग स्केल है जिसको हम देखेंगे। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। सबसे पहले हम पोजीशन ऑफ डिस्निया देख लेते हैं। अब आर्थोपनिया क्या होता है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ विच अक्कर्स व्हेन लाइंग फ्लैट, यानी कोई पर्सन है वो अगर सीधा बिल्कुल लेटा है तो उसको हार्डनेस ऑफ ब्रेथ फील होगा, और जैसे ही वो पर्सन सिटिंग पोजीशन में आता है तो ये उसकी कंडीशन जो है, जो उसको ये जिस चीज़ से उसको सफ़र करना पड़ रहा है वो उसकी रिलीफ हो सकती है। डिफरेंट काजेज़ हो सकती हैं, कोई लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर है, कोई सीओपीडी का पेशेंट है, कोई ब्रोंकियल अस्थमा है या कोई गर्ड का है। सेकंड हमारे पास आता है प्लेटिनिया, और इसके ये बेसिकली टोटली अपोजिट है आर्थोपनिया के। इसके अंदर अगर कोई पर्सन बैठा हुआ है तो उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है, लेकिन जैसे ही वो लेटता है तो उसका ये जो इसको जो डिस्निया की कंडीशन फील हो रही है वो उसकी रिलीफ हो सकती है। लेफ्ट एट्रियल मैक्सोमे हो सकता है, मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, कोई पैरालिसिस ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स है, कोई हिपैटोपल्मोनरी सिंड्रोम है। यानी कि लेफ्ट एट्रियल की अगर हम बात करें तो ये कार्सिनोमा टाइप एक हार्ट प्रॉब्लम आता है। बाकी जो अगर हम पैरालिसिस ऑफ इंटरकोस्टल मसल देखें तो किसी भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। उसके बाद है ट्रैपोम्थिया। ये बेसिकली क्या है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, डेट इज सेंस व्हेन लाइंग ऑन वन साइड बट ऑन द अदर लेटरल रिकम्बिनेंट पोजीशन। अगर कोई पर्सन है वो अगर एक साइड पे पोजीशन पे लेटता है तो ये उस कंडीशन को हम कह सकते हैं। यानी इसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर आप जो लंग की साइड आपकी इफेक्टेड है वो इन्वॉल्व है और उस पर अगर कोई पर्सन लेट रहा है तो उसकी वजह से ये कंडीशन हो सकती है। रिकम्बिनेंट पोजीशन हम साइडलाइन पोजीशन को भी कहते हैं। टाइमिंग ऑफ डिस्निया देखेंगे कि अब टाइमिंग के अंदर हम देखेंगे कि क्या क्या टाइमिंग है डिस्निया की। तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है नॉकटर्नल ऑनसेट डिस्निया। ये डिस्निया ज़्यादातर रात को होता है लोगों को, यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इनको रात के वक्त होता है, और इसमें पेशेंट को कहा जाता है कि आप 45 का एंगल होना चाहिए और वो हाफ सिटिंग पोजीशन में हो। यही रिकमेंड किया जाता है कि वो रात को, ताकि ये इसलिए रिकमेंड किया जाता है ताकि वो रात को इस सिचुएशन से बच सके, ताकि फ्लूइड इकट्ठा ना हो लंग्स में और वो इजीली सो सके। नॉकटर्नल ऑनसेट डिस्निया जो दूसरा है वो भी सेम इसी तरह ही है कि स्वेयर डिफिकल्ट ब्रीथिंग होती है, डेट अवेकन द पर्सन फ्रॉम स्लीप, यानी इतनी डिफिकल्ट होने लग पड़ती है कि अगर कोई सोया है पर्सन तो वो उठ जाता है। अंडरलाइंग हार्ट फेलियर कोई भी हो सकता है। पोस्ट प्रेंडियल डिस्निया, ये डिस्निया बेसिकली वो डिस्निया जो खाना खाने के बाद अगर कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसमें कोई गर्ड है, एस्पायरेशन है, फूड एलर्जी है। एस्पायरेशन हम बेसिकली कहते हैं कि हमने किसी पर्सन ने खाना खाया है और उसको वॉमिट हो जाती है, यानी कि किसी एयरवे में जो उसने फूड खाई है वो किसी एयरवे में चली जाती है। अब हम ग्रेडिंग ऑफ डिस्निया देखेंगे। डिस्निया के डिफरेंट ग्रेडिंग्स है। इसका एक स्केल है डिस्निया, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है ज़ीरो हम कब ग्रेड समझेंगे कि ब्रेथलेसनेस ओनली ऑन स्ट्रेनस एक्सरसाइज, यानी अगर कोई पर्सन है वो उसने बहुत एक्सरसाइज की है और उसकी वजह से कोई ब्रेथलेसनेस का इशू आ रहा है तो ये एक नॉर्मल चीज़ है और उसको हम ग्रेड 0 कंसिडर करेंगे। ग्रेड 1 कब होगा? ब्रेथलेस वन हरिंग ऑन द लेवल और वॉकिंग अप अ स्लाइड हिल, यानी कोई स्लाइड से हिल की अगर कोई कंडीशन है, कोई पर्सन सीढ़ियाँ चढ़ता है तो उसकी वजह से उसको कोई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आती है तो ग्रेड 1 कंसिडर करेंगे। ग्रेड 2 हम तब कंसिडर करेंगे कि अगर एक पर्सन दूसरों से आहिस्ता चल रहा है या अपनी ही स्पीड से चल रहा है तो इसमें हम उसको इसमें उसको कोई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आ रही है तो वो ग्रेड 2 कंसिडर किया जाएगा। ग्रेड 3 हम तब कहेंगे कि जब कोई पर्सन है उसने 90 मीटर की वॉक की है और 90 मीटर की वॉक करने के बाद उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आ रही है तो ये ग्रेड 3 है। और ग्रेड 4 है किसी भी एक्टिविटी करते हुए, यानी कि टू लीव द हाउस और व्हेन ड्रेसिंग और अनड्रेसिंग, कोई भी इस तरह की कंडीशन है तो एक्टिविटी करने की वजह से एक पर्सन को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील होता है तो ये ग्रेड 4 कंसिडर किया जाता है। अगर अब ये ग्रेड जितने ज़्यादा होते जाएंगे वो हमें स्वेरिटी के बारे में बताते जाएंगे कि इस पर्सन को डिस्निया के अगर ये ग्रेड आ रहा है तो उसकी ये कंडीशन है या ये उसकी स्वेरिटी है। उसके बाद NYHA क्लासिफिकेशन है, न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन की तरफ से ये एक क्लासेस उन्होंने बताई हैं। ये क्लास 1 है, क्लास 2 एंड क्लास 3 एंड क्लास 4 है। क्लास 1 में जैसे उन्होंने बताया कि कोई भी ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी है डेट डज नॉट कॉज
फटीग यानी कोई ऐसी एक्टिविटी जिसकी वजह से ना तो आपको फटीग, पाल्पिटेशन, डिस्निया की कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं हो रही, तो ये क्लास 1 कंसिडर की जाएगी। इसी तरह क्लास 2 है और क्लास 3 है। क्लास 4 तब है कि फटीग, पाल्पिटेशन, डिस्निया, एंजाइना अकर एट रेस्ट, यानी एक पर्सन बिल्कुल रेस्ट पे है और उसको फटीग भी हो रही है, पाल्पिटेशन भी है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी है और एंजाइना भी हो रही है, तो उसको हम क्लास 4 में कंसिडर करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास अब हिस्ट्री में अगर हम देखें तो हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स और दूसरे हमारे पास आते हैं रिलीविंग फैक्टर। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स के अंदर अगर हम बात करें तो उसमें आता है एक्सरसाइज एक्सपोजर, कोई ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, ओबेसिटी, सीवियर वेट लॉस है या कोई मेडिकेशन है, यानी ये वो कंडीशन है जिसकी वजह से हम डिस्निया लीड के कोई भी डिजीज़ को लीड कर सकते हैं। जैसे कोई एक्सरसाइज करने की वजह से आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आया है, कोई बहुत ही कोई सीरियस स्मोकर है, कोई ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर यानी कोई ऐसा पर्सन है जो किसी ऐसी जगह पे काम करता है जहाँ पे पार्टिकल्स इस तरह के हैं जो उसको इनहेल किए जाते हैं और उसकी वजह से उसको कोई भी ब्रीथिंग में मसला हो सकता है। ओबेसिटी पेशेंट्स जो हैं और जो सीवियर वेट लॉस, जैसे कैंसर की वजह से जब आपका एपिटाइट पैटर्न चेंज होता है और एनीमिक हो रहे होते हैं, तो जो आपकी ब्लड की में ऑक्सीजन की डिमांड है वो पूरी नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से डिस्निया आ रहा होता है। मेडिकेशन, समटाइम कोई ऐसी मेडिकेशन भी होती है जो आपको डिस्निया की तरफ लीड कर सकती है। रिलीविंग फैक्टर किस तरह से रिलीव हो सकती है, अगर कोई डिस्निया का पेशेंट है, रेस्ट के साथ हो सकती है, यानी अगर फॉर एग्जांपल रेस्ट से आपका शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ रिलीव हो रहा है तो इट मीन्स आपकी भी कंडीशन इतनी सीवियर नहीं और आप इसको कंपेंसेट कर सकते हैं। मेडिकेशन, यानी मेडिकेशन लेंगे, कोई पेशेंट है वो मेडिकेशन लेगा, जैसे इनहेलर वगैरह यूज़ किए जाते हैं, कोई इस तरह का पेशेंट होता है। एसोसिएटेड सिम्टम देखें कि क्या क्या एसोसिएटेड सिम्टम्स आ सकते हैं ऐसे पेशेंट को, तो चेस्ट पेन है, सेंट्रल है, प्लूरेटिक है या पेरिकार्डियल है, वीजिंग है, कफ है। अब वीजिंग कफ जो वीज होता है ये ज़्यादातर सीओपीडी या अस्थमा के पेशेंट में हो सकता है। कफ है, स्प्यूटम प्रोडक्शन एंड कलर है, यानी ऐसी कफ जो स्प्यूटम के साथ प्रोडक्शन के साथ आती है, जैसे नमूनिया के अंदर जो ज़्यादा कॉमन ग्रीनिश स्प्यूटम होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो पाल्पिटेशन एंड हीमोटोसिस है, हीमोटोसिस होता है ब्लड का आना। डिस्फेजिया है और उसके बाद डिस्फेजिया हम कहते हैं कि डिफ़िकल्टी स्वेलविंग, और उसके बाद वॉमिटिंग है, कोई डायरिया है। ये सारी अगर सिम्टम है, हार्ट बर्न है, मसल वीकनेस है, कोई विजुअल डिस्टर्बेंस है, हेडेक है या बोन पेन है, अगर अब ये सारे सिम्टम्स का मकसद क्या है कि ये एसोसिएटेड सिम्टम है, डिस्निया की काज हमें बता सकते हैं और हमें इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे टू नो द काज ऑफ डिस्निया। लास्ट में अगर हम देखें अदर रेलिवेंट हिस्ट्री के बारे में, तो इसमें हम देखेंगे कोई भी पेशेंट की पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, कोई पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, ड्रग हिस्ट्री, इसमें ड्रग अब्यूज़र भी हो सकते हैं। ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री देखेंगे कि एक पर्सन की क्या जॉब हिस्ट्री है, यानी वो किस तरह की ऐसी जॉब कर रहा है। और लास्ट में हम स्मोकिंग हिस्ट्री देखेंगे कि कोई बहुत ज़्यादा सीरियस स्मोकर तो नहीं है या कोई नॉर्मल स्मोकिंग करता है। तो ये सारी वो हिस्ट्री है जो हम एक पेशेंट की देखेंगे और इस हिस्ट्री को देखने के बाद हम ये एक हमारे लिए डिफ्रेंशिएट करना इजी हो जाएगा कि पेशेंट को कौन सी डिज़ीज़ है और उस डिज़ीज़ को हमने किस तरह से कोप करना है। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अटेंशन। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।